आप जानते होंगे इनको, नहीं जानते? हाँ, जानते नहीं होंगे, पहचानते तो जरूर होंगे। अमित आ जाइए सर, आप भी आ जाइए। अमित मिश्रा नाम है सर का। अब मैथ के बहुत अच्छे टीचर। ठीक है, बाकी सब दिख ही रहा है। ये ऐसी नौकरी है ना जिसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो शुरुआत करते हैं फिर सर से। नहीं, आप पहले कुछ बता दो। वाह, अरे हमको बताने का कुछ है ही नहीं है। कुछ बच्चे नए होंगे जो नहीं जानते, आप देखिए अपने आप बताएंगे सब जो भी बताना। हाँ हाँ, क्योंकि सर का अंदाज अपना अलग ही है। बता दिए सर, मैथ के बहुत अच्छे टीचर हैं। एक वीडियो सर का है, उस पे पड़ा हुआ अपने यूट्यूब चैनल पे, देखे हैं नहीं? ठीक है, सर ने शुरुआत की थी मैथ पढ़ाने की, लेकिन तब तक ये ज्वाइनिंग वाला मामला आ गया। ठीक, तो वो नहीं हो पाया। तो अब चलो सर ही से बात करते हैं, तभी मजा आएगा, क्योंकि हमको लगता है ना, क्यों गुरुजी? लगा लेंगे। हाँ हाँ, वो कौन है? हेलो हेलो। सबसे पहले तो सर को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और अवसर दिया कि मैं आप लोगों के बीच आकर अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ में। ठीक है, कहने को तो बहुत कुछ है, अगर मैं बताना शुरू करूं तो टाइम की कोई लिमिट ही नहीं है। फिर घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे कैसे पार हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कम समय में मैं प्रयास करूंगा कि आपको अधिक से अधिक बता सकूं। जैसा सर ने बताया कि मेरा नाम अमित मिश्रा है और मैं काफ़ी समय से यहाँ गोला में पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं अपनी संस्था में पढ़ा रहा था, मैथ्स का मैं टीचर रहा हूँ शुरुआत से ही। और उसके बाद जैसे मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, उसके बाद कुछ समय के लिए मेरे सर से मुलाकात हुई। मैंने यहाँ पर प्रयास भी किया था पढ़ाने का, लेकिन चूंकि ट्रेनिंग की डेट आ चुकी थी और एक फेज होता है ऐसा नौकरी के बाद, जब आपको क्लियर हो जाता है कि आपकी नौकरी हो गई, फिर आपका मन नहीं लगता है कहीं। फिर आपका मन यही करता है कि जल्दी से बस ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे और ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए भी रहा, और साथ में कुछ मेरा फंक्शन वगैरह भी होने, तो इस चक्कर में उस समय मैं समय नहीं दे पाया। मेरा मन बहुत था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने का, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ना पसंद करता हूँ। अपनी कोचिंग में मैं अपने बच्चों से जुड़ता ही था, लेकिन मैं चाह रहा था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आकर मैं बहुत ज़्यादा बच्चों के बीच में जुड़ सकूँ और जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो भी ज्ञान है, उसको मैं बाकी लोगों तक पहुँचा सकूँ। ये मेरा विचार था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लेकिन आज मुझे मौका मिला है, मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। तो मैं अपने बारे में बता दूँ कि इस समय मैं सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहा हूँ मिर्जापुर में, चुनार मिर्जापुर जगह, वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग हो रही है। 2021 में मेरा एग्ज़ाम हुआ था नवंबर में, 21 नवंबर को 3rd शिफ्ट थी और मेरा सेंटर लगा हुआ था गोरखपुर। मुझे गोला से जाना था गोरखपुर के लिए, और आप लोगों को अगर पता हो तो शाम को 6 बजे एक ट्रेन चलती है यहाँ से, सीधे गोरखपुर तक जाती है। लेकिन उस समय कुछ मेरी किस्मत खराब थी या क्या था पता नहीं, जब मेरा पेपर था उससे एक दिन पहले ही ट्रेन कैंसिल हो गई और फिर मुझे बड़ी दिक्कत। मैंने कहा मैं कैसे जाऊंगा, शाम की शिफ्ट का पेपर था 21 को, तो मैं 20 को यहाँ से निकल गया, लखनऊ पहुंचा पहले, फिर लखनऊ से मैंने सीधे गोरखपुर के लिए ट्रेन ली। और चूंकि मेरा कोई रिजर्वेशन था नहीं पहले से, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी ट्रेन में, और मैं बस किसी तरीके से खड़े खड़े पूरा ट्रेवल मैंने खड़े खड़े किया और मैं वहाँ पहुँचा। फिर चूंकि मैं सुबह पहुँच गया था 4 बजे, समय मेरे पास पर्याप्त था, मैंने रेस्ट की एक जगह पे रूम लेकर, और फिर शाम को मैं पेपर देने गया। और पेपर देने जाने से पहले मैंने अच्छी खासी रेस्ट ले ली थी। थकान तो थी जर्नी की, लेकिन अच्छी खासी रेस्ट मिल चुकी थी, तो मुझे काफ़ी आसानी से पेपर देने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अपनी तैयारी भी अच्छी थी और कहीं ना कहीं मन में एक विश्वास था कि हो सकता है मेरा इधर हो जाए। मैं श्योर नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन मैंने तैयारी की थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं इधर क्लियर कर ले जाऊंगा। फिर एग्ज़ाम हुआ मेरा, और एग्ज़ाम देके जब मैं बाहर आया तो मैं बहुत मायूस था, सच बताऊं तो, क्योंकि मैंने जिस तरीके से सोचा था पेपर करने को, मैं उस तरीके से नहीं कर पाया। होता क्या है, जब आप एग्जाम में बैठते हो पेपर देने, तो मैथ्स के क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ और आंसर टिक करता चला जाता हूँ। जल्दी जल्दी कैलकुलेटिव पेपर आया था, मैथ्स तो कैलकुलेटिव थी, तो मैंने जल्दी जल्दी उसको किया, लेकिन ऑप्शंस मिल रहे थे तो मैं टिक करता चला जा रहा था। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वेरीफाई कर सकूं कि मैंने सही किया है कि गलत किया है। तो एक कॉन्फिडेंस नहीं था अंदर, मैं वेट कर रहा था आंसर की आने का। और जब आंसर की आई है 10 दिसंबर को, तब मैंने जब उसको मिलाया और उसमें मैंने अपने क्वेश्चन देखे, तब मुझे उस दिन सबसे ज्यादा रोना भी आया था। और मैं अपने पूरे रिजल्ट में अगर कभी खुशी से रोया हूं तो मैं सिर्फ आंसर की वाले दिन,
उसके बाद फिर मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे सिलेक्शन में कोई दिक्कत है। आंसर की जब आ गई 10 दिसंबर को, मैंने क्वेश्चन मिला लिए, मुझे क्लियर था कि अब हो जाना है। तो फिर मेरे लिए अगला पड़ाव जो था वो सिर्फ और सिर्फ था फिजिकल, क्योंकि कोचिंग पढ़ाते हुए मैंने कोई फिजिकल किया नहीं था, मैं आता था, पढ़ाता था और चला जाता था। तो उसके बाद फिजिकल की जर्नी जब शुरू हुई तो ये क्लियर नहीं था कि फिजिकल होना कब है। इस वजह से बड़ी दिक्कत थी। मैं गांव से अप डाउन कर रहा था अपने बाइक से, तो दिसंबर में रिजल्ट आया, मैंने सोचा जनवरी से मैं स्टार्ट करूंगा। जनवरी में मैं रुकने आया, कुछ दिक्कत हुई, मैं रुक नहीं पाया यहाँ पे, फिर से गांव से अप डाउन करने लगा। फिर ऐसे करते 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 इलेक्शन आ गया, इलेक्शन आना था। फिर उसके बाद मार्च में उसका सारा रिजल्ट आया था इलेक्शन का 22 में, और उस इलेक्शन के बाद फिर अप्रैल में मैंने रनिंग शुरू की, और अप्रैल में क्लियर हो गया था कि मई में रनिंग हो जाएगी। फिर मई में रनिंग की डेट आ गई 25 मई, और मैंने मुश्किल से 1 महीने तक ही तैयारी की होगी अच्छे से रनिंग की। उसमें भी किसी दिन मैं नहीं गया, कभी गया, लेकिन लास्ट के 20-25 दिन मैंने बहुत अच्छे से किया। शुरुआत में मैं थोड़ा बहुत ढिलाई की मैंने, लेकिन मैं बाद में फिर बहुत अच्छे से गया मेहनत करने। सुबह 4 बजे मैं उठ रहा था उस समय पे, जबकि मैं इतना लेट उठता हूँ, ये मुझसे जो बच्चे पढ़े वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन वो एक ऐसा दौर था फिजिकल का, जब मैं सुबह जल्दी उठना मैंने स्टार्ट किया। मैं अपने आप उठता था 4 बजे, ठीक है। उसके बाद उठ के फ्रेश होके फिर नहाना वाना तो होता नहीं था, सीधे बस लोअर टी शर्ट डाले, हल्का फुल्का कुछ खा लिया, किशमिश वगैरह, और चले गए ग्राउंड पे। और प्रयास मैं ये करता था कि जब तक मेरे पैर बिल्कुल जवाब ना दें तब तक मैं दौड़ता रहूं। मैं प्रयास करता, 1-2 बार सर भी मेरे साथ गए, शाम को भी दौड़े हम लोग। और इनका ये काम रहता था कि मैं जितने राउंड दौड़ के रुक जाता था, ये कहते थे मैं 1 राउंड एक्स्ट्रा दौड़वाऊंगा। तो मुझे लगता था मैं 12 दौड़ पाऊंगा, तो मैं 11 ही दौड़ता था। मुझे पता था 1 और दौड़वाएंगे लास्ट में। तो 12 राउंड मुझे मारने थे 400 मीटर के। और यहाँ की जो मेरी टाइमिंग आती थी वो हमेशा आती थी, 28 मिनट का टाइम रहता है रनिंग का। कांस्टेबल में 25 मिनट है, एसआई में 28 मिनट है। तो मेरा टाइम यहाँ जाता था 26 मिनट, 25 मिनट ऐसे। तो मुझे श्योर था कि मैं आराम से कर ले जाऊंगा, लेकिन बस ये था कि मेरे दिक्कत ना आए पैरों में। इससे पहले मेरा सीपीओ में एक बार सिलेक्शन हुआ था सेंट्रल पुलिस के लिए, उसमें मैं फिजिकल में बाहर हो गया था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रनिंग कर ली थी, तो मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन था, तो मैं रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाया था। इसीलिए डर था इस बार मुझे कि कहीं ऐसा ना हो इस बार भी दिक्कत आ जाए। लेकिन भोलेनाथ की कृपा थी कि कुछ हुआ नहीं, अच्छे से मैं गया। और इस बार भी सेंटर गया था गोरखपुर रनिंग का, और ठीक उससे पहले फिर से ट्रेन कैंसिल हो गई थी। और मैंने जब ये बात भैया को बताई तो उन्होंने कहा ऐसा है तो लग रहा है तुम्हारे लिए शुभ संकेत है, क्योंकि उससे पहले ट्रेन कैंसिल हुई थी तो तुम्हारा क्लियर हो गया, इससे पहले ट्रेन कैंसिल है तो लगता है ये भी क्लियर हो जाएगा। तो ये एक समझाने का तरीका होता है आपको मोटिवेट करने का। बहुत छोटी छोटी चीजें आपको मोटिवेट करती हैं, आपको महसूस नहीं होगा ये, लेकिन जब आप कहीं जा रहे हो तो ना, कोई आपसे सिर्फ इतना कह दे कि तुमने तैयारी बहुत अच्छी की, हो जाएगा, तो तुम बहुत मोटिवेट रहोगे। और यही कोई कह दे कि तुमने तो पढ़ा ही नहीं है, तुम्हारे नंबर ही नहीं आ रहे हैं, तो तुम्हें क्या होगा, अगर तुमने तैयारी भी की है ना फिर भी तुम्हें लगेगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, आपको दिक्कत महसूस होगी तब। तो मेरा सबसे यही कहना है कि आप लोग तैयारी तो ढंग से करें ही, साथ ही साथ अपने आप को मोटिवेट भी रखें। किसी की बातों का असर नहीं आने देना है आपको अपने ऊपर, क्योंकि कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, क्योंकि किसी ने आपका संघर्ष तो देखा नहीं है। वो आपको बाहर घूमते देखेंगे तो आपको बोल देंगे आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, लेकिन जो मेहनत आप कर रहे हो अकेले में वो सिर्फ आप जानते हो, आपकी आत्मा जानती है। लेकिन बशर्ते ये है कि आप मेहनत कर रहे हो, कर नहीं रहे तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर पढ़ने का, भीड़ में बैठने का, आप आओगे, भीड़ का एक पार्ट बनोगे, सर से मुलाकात होगी, बाकी सर लोगों से मुलाकात होगी, इनको जानोगे, कोचिंग में आओगे, पैसा दोगे और चले जाओगे, कोई अर्थ नहीं है उसका। आपको अगर मेहनत करनी है ना तो ढंग से करिए, वरना ना ही करिए। मैं तो फिर यही कहता हूं सबसे। तो अपनी जर्नी को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो फिजिकल मेरा लगा हुआ था। फिजिकल वाले दिन ऐसा हुआ कि मेरी रनिंग, फिजिकल में रनिंग जो है सुबह 4 बजे का टाइम देते हैं वो लोग। तो 4 बजे का मतलब जो लोग पहले रनिंग करके आए थे वो ये बता रहे थे कि आप 3 बजे आ जाओ, कि 3 बजे अगर आ जाओगे तो पहली शिफ्ट में रनिंग हो जाएगी तो धूप कम होगी। तो 3 बजे रनिंग करनी थी, तो मैं रात में 9 बजे लेट गया कि जल्दी सो जाऊंगा, लेकिन नींद कहाँ आ सकती है आंखों में। मैं 9 बजे लेटा, फिर मैं 10 बजे उठाऊं, फिर 11 बजे उठाऊं, बार बार मैं घड़ी देख रहा हूं। ऐसा करते करते मुझे याद होगा मैं शायद 12 साढ़े 12 पे सो गया हूंगा। और फिर 2 बजे फिर मेरी आंख खुल गई। अब 2 बजे आंख खुल गई तो अब सो तो सकते नहीं है, मैं सोया नहीं, फिर मैं उठा, नहाया। उस दिन मैं नहाया हुआ अच्छे से, और फिर मैं चला गया सीधे सेंटर। 3 बजे मैं सेंटर पे पहुंच गया था अपने, और सेंटर पे पहुंचने के बाद वहां पे एंट्री हुई, बैठे 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 रनिंग शुरू हुई है सुबह 6:15 बजे, 6:15 या 6:30 के आसपास, और लगभग 7 बजे, क्योंकि 28 मिनट का टाइम था तो लगभग 7 बजे तक रनिंग चली। और उस रनिंग में मैंने 12 राउंड लगा दिए थे, अब पहले क्लियर कर लिए थे, टाइम बचा हुआ था। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि मैंने सुन रखा था पहले कि टाइम बचा हुआ था। कुछ बच्चों ने क्या किया, ओवर कॉन्फिडेंस में आके 12 राउंड को 11 समझ लिया, 11 राउंड को 12 समझ लिया, और 11 राउंड के बाद वो दौड़े ही नहीं, और टाइम उनके पास था इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो गए। 25 मिनट में 11 राउंड लगा के डिस्क्वालीफाई हो गए। तो मैंने कहा रिस्क नहीं ले सकता हूं, तो मैंने 12 राउंड के बाद देखा टाइम बचा हुआ है, तो मैंने 1 राउंड और दौड़ा, फिर उसके बाद 13वां राउंड, और वो भी टाइमिंग के अंदर क्लियर हो गया। तो जो रनिंग मेरी यहाँ 26 मिनट में होती थी वो वहां लगभग 24.5 मिनट में ही क्लियर हो गई थी।
बाद में जब टाइम आया, जब तक रिजल्ट आ नहीं जाता है ना, तब तक मन में धक धक होती रहती है। उसने जब मेरे साथ जितने लोग दौड़े थे, शायद 100 लोग थे, उसमें से 4 या 5 बाहर हुए थे बस। तो बोले 5 लोग बाहर हैं, तो मैं सोच रहा था कि ऐसा नहीं, इन 5 में तो नाम नहीं है। तो पहले वो चेस्ट नंबर बोला, चेस्ट नंबर लगा होता रनिंग से पहले, तो बोला ये चेस्ट नंबर, वो चेस्ट नंबर, जब 5 बोल दिया तो मन को सुकून मिला, चलो बच गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में रिजल्ट आया तो देखा उसमें 24 साढ़े 24 मिनट में क्वालिफाई थी, काफी अच्छा अनुभव होता उसके बाद है। उसके बाद से लगभग ये क्लियर हो गया कि अब तो कोई दिक्कत है नहीं, नंबर अच्छे हैं, रिटर्न भी क्वालिफाई हो गया, फिजिकल भी क्वालिफाई हो गया। फिर बाद में बात आती है मेडिकल की। जून में रिजल्ट आया था इसका, और जून में रिजल्ट आने का मतलब हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि 1 से 1.5 महीने में मेडिकल हो जाएगा। लेकिन यहीं पर परीक्षण होता है आपके धैर्य का, कि कितना धैर्य है आपके अंदर, क्योंकि सरकारी काम का कोई भरोसा नहीं, कब होगा कब नहीं होगा। तो वो जून में रिजल्ट आने के बाद जुलाई में जो मेडिकल होना था, वो जुलाई में ना हो के, अगस्त में ना हो के, सितंबर में ना हो के, अक्टूबर में होता है। फिर अक्टूबर में मेडिकल होता है फिर। और ये फेज हम लोगों ने कैसे काटा, ये सिर्फ हम ही लोग जानते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे ग्रुप बना था, सभी लड़के जुड़े हुए थे उसमें, तो डेली सब एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, फेक न्यूज वायरल करते थे कि अगस्त में हो ही जाना है मेडिकल। सब तैयार थे, कोई कह रहा मुझे ये समस्या है, कोई कह रहा मुझे ये समस्या है, सब अपनी अपनी समस्या का निदान कर रहे हैं। और लास्ट में होते होते फिर मेडिकल हुआ अक्टूबर में। और जब मेडिकल हो गया, मेडिकल का जब रिजल्ट आ गया, मेडिकल में जब मैं गया, मैं आपको मेडिकल के बारे में बता दूं, कई लोग होंगे जिनको बहुत टेंशन रहती है कि मेडिकल कैसे होता है। यूपी पुलिस का मेडिकल आपको आर्मी से आसान लगेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेडिकल में जैसे कई लोग कहते हैं कि बस चले जाओ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। चेक करते हैं वो, इतना टफ भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। वो बेसिक चीजें चेक करते हैं कि आपको जैसे नॉकनी तो नहीं है ना, फ्लैट फीट तो नहीं है, आपका कानों में कोई समस्या तो नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस में आपको कोई नहीं बचा सकता, ये ध्यान रखना। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज भी नहीं है, और ऐसी बीमारी है जिसमें आपको अंदर वो करेंगे भी नहीं। हल्का फुल्का नॉकनी में दिक्कत है तो वो आपको अंदर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कि आपके पैर अगर थोड़े से टच हो रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, तो ले लेंगे अंदर। फ्लैट फीट में भी यही है। तो मेरे फीट जो देखा था उसने, वो चूंकि मैं उस समय डर रहा था, हर इंसान डरता है जाते समय, तो फ्लैट फीट करते समय पैर को तान के रखना होता है जिससे वो जो कर्व है वो दिखे पैर का। और मैं कांप रहा था मेरा पैर, तो वो ऐसे था जिससे कि वो कर्व दिख नहीं रहा था। तो उसने पेन से चेक किया, फिर मुझे गीले उस पर बोरा रखा होता है, उस पर चला के चेक करते हैं कि फ्लैट फीट है कि नहीं। तो जब उन्होंने चला के चेक कर लिया तो मुझे लगा कि शायद कोई दिक्कत ना आ जाए। तो जब तक लास्ट का रिजल्ट आ नहीं गया, तब तक मुझे वहां भी डर लग रहा था कि ऐसा ना हो री मेडिकल दे दे। लेकिन शाम हुई, प्रिंट होके आया, उस पर मेडिकली फिट थे, फिर बिल्कुल लगा कि अब कोई समस्या नहीं है। फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है। फाइनल रिजल्ट के बाद फिर हम लोग ट्रेनिंग पे जाते हैं, ट्रेनिंग की डेट आ जाती है हम लोगों की। और फिर मार्च से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, 13 मार्च से। हम लोग 11 को यहाँ से निकल गए थे, 12 को वहाँ पहुँच गए थे, और 13 मार्च से लेकर के अब तक हमारी ट्रेनिंग चल रही है कंटिन्यू। और इस ट्रेनिंग में मुझे 5 महीने लगभग कंप्लीट होने को आए। 5 महीने के बाद मैं पहली बार छुट्टी पर आया हूँ अभी। लेकिन ट्रेनिंग के बारे में अगर आप मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहें तो मैं यही कहूँगा कि ट्रेनिंग आपको थोड़ी टफ लगेगी शुरुआत के दिनों में। शुरुआत का 1 हफ्ता तो ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, मेरा मन कर रहा था मैं निकल ही जाऊँ यहाँ से। मैंने उस समय लेखपाल का पेपर दिया हुआ था, मेरा टेट क्वालीफाई था, सीटेट क्वालीफाई था। मैं ये सोच रहा था भगवान किसी तरह लेखपाल में हो जाए, मैं यहाँ से निकल जाऊँ, ये मन में आ रहा था। लेकिन शुरुआत में आपको दिक्कत आती, फिर आप जब महीना 1.5 महीना बिता लोगे फिर आदत हो जाएगी। अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा वैसा ही, लेकिन फिर आपको आदत हो जाएगी उसी चीज को डेली झेलने की। और ट्रेनिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। लगता जरूर हम लोगों को बुरा है, लेकिन सबसे अगर बेसिक जो नींव होती है या रीढ़ की मजबूती आपको जो मिलती है वो ट्रेनिंग से ही मिलती है। और ये हम लोगों ने जब ड्यूटी लगी तब महसूस किया कि ट्रेनिंग कितना अहम रोल प्ले करती है। वो आपको खड़े रखना घंटों तक, दौड़ाना, पीटी कराना, परेड कराना, ये सब आपको कहीं ना कहीं मजबूत करता है शरीर को बहुत अच्छे से। तो बहुत अच्छा ये भी है आपके लिए। बाकी बहुत कुछ कहने को है, मैं कहता रहूंगा तो काफी लंबा समय हो जाएगा। बस इतना ही कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बाकी आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। किसी के मन में कोई भी सवाल हो, कैसा भी, तैयारी से जुड़ा हुआ या पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ, जितनी मुझे जानकारी है मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। कोई नहीं पूछेगा? अच्छा, कितने लोग हैं जो पुलिस में जाना चाहते हैं? अरे फिर भी नहीं पूछना चाहते, ठीक है। अच्छा, कितने लोग हैं जो सिर्फ नौकरी के लिए पुलिस में जाना चाहते हैं? सिर्फ नौकरी के लिए कौन जाना चाहता है कि नौकरी चाहिए बस, पुलिस की मिल जाए चाहे जो मिल जाए, आप नौकरी के लिए जाना चाहते हैं? अच्छा, कितने लोग जिनको जुनून है कि वर्दी चाहिए, देख के मन कर रहा है वर्दी पहन के? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो ये चाहूंगा कि आप सब लोग सिलेक्ट हों, और जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे मौका मिले और मैं खुद आपको वर्दी देना चाहूंगा, ठीक है, जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो।
और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी कि मैं आप लोगों को खुद अपने हाथों से वर्दी दूं और अपने डिपार्टमेंट में आने के लिए आपको आमंत्रित करूं आगे। ठीक है, तो यही चाहिए, बिल्कुल यही लेनी है वर्दी आपको। और मैं तो सबको कहता हूं कि आप तैयारी एसआई की ही करो, भले ही कांस्टेबल की भर्ती पहले आ जाए। जो कांस्टेबल में अप्लाई कर सकते हैं वो उसमें अप्लाई कर देना, जो नहीं कर सकते वो एसआई में कर देना, लेकिन तैयारी आप करो, क्योंकि वही आना है। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और हिंदी दोनों का पैटर्न तो सेम ही है ना, तो कुछ अलग तो है नहीं। बाकी किसी के मन में कोई भी सवाल हो तो पूछ ले मुझसे। अभी सब पुलिस में जाना चाहते हो फिर भी नहीं पूछ रहे हो, डर है क्या? पुलिस अगर डरेगी, पुलिस अगर शर्म करेगी तो कैसे जॉब करेगी फील्ड में? शर्म को निकाल दीजिए पहले नंबर में, तो सबसे जरूरी चीज है। हाँ, पूछ रही है कुछ? लड़के भी शर्म कर रहे हैं पूछने में, या तो ऐसा होगा कि किसी को जानकारी कुछ चाहिए ही नहीं होगी। हाँ, तैयारी को लेकर के रिटन एग्जाम के, देखो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हो तो एसआई की तैयारी आप नॉर्मल बन के ना करो, आप अपने आप को दरोगा मान के दरोगा की तैयारी करिए। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है, आपके अंदर डिसिप्लिन अभी से आ जाना चाहिए। अनुशासन पुलिस विभाग का सबसे बड़ा नियम है। बाकी हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज होता है, लेकिन अनुशासन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपको। और ये मैंने जब सीख लिया तो आप भी सीख जाओगे, कोई दिक्कत है नहीं ऐसी। ठीक है, और ध्यान ये रखना है कि दरोगा का मतलब ये कि दरोगा कितने घंटे ड्यूटी करता है। देखो ड्यूटी तो 24 घंटे ऑन पेपर है, लेकिन ऑन पेपर को अगर हटा दें तो 14 से 16 घंटे ड्यूटी उसकी रहती है, 12 घंटे तो मिनिमम है। आप सुबह 9 बजे अगर जाओगे चौकी पर, थाने पर, तो रात के 9 बजे तक तो आप बिजी हो। हालांकि बाकी विभागों जैसा दिक्कत नहीं है यहाँ पे कि बिल्कुल आपको बैठ के ही काम करना है। आप बीच में फील्ड में जा सकते हो, कोई केस हुआ वहां जा सकते हो, तो आपका फील्ड वर्क है। बाकी दरोगा का मेन काम, जैसे कई लोगों को लगता है कि दरोगा का काम क्या है, तो दरोगा का मेन काम है विवेचना करना। दरोगा के पास आप हमेशा देखोगे पेन रहता है, और सबसे बड़ी ताकत दरोगा की पिस्टल की नहीं है, कलम की है। लोगों के मन में ये गलत फहमी है कि उनको लगता है कि पिस्टल है इसकी पास, पिस्टल तो कोई भी रख सकता है ना, लेकिन जो कलम और जो लिखने का आपको जो मिलता है एक तरीके से अधिकार, वो आपको सिर्फ पुलिस विभाग में ही मिलता है। कि आपने जो कलम लिख दी, जो चार्जशीट आपने बना दी, फिर वो फाइनल है, उस पर कोर्ट भी हटा नहीं सकता। दरोगा ने अगर कोई चार्जशीट तैयार कर दी, जो बना दिया है, फिर कोर्ट भी उसको हटाएगा नहीं, बशर्ते कि मैं उसको लेकर के साक्ष्य प्रस्तुत कर दूं। एविडेंस अगर मैं दे रहा हूं तो उसके साथ मैंने जो जो धाराएं लगा दी हैं, जिन जिन धाराओं पे उन पे अपराध पंजीकृत हो गया है, उन पे उनको सजा होगी, फिर उसको कोई हटा नहीं सकता है। तो बहुत बड़ी ताकत है पावर की, कलम की। इसलिए ध्यान रखना कि आपको फिजिकली तो फिट होना ही होना है, मेंटली भी बहुत अच्छे से फिट होना है। अगर आप मेंटली फिट नहीं हो तो बहुत दिक्कत आपको आएगी। और गुमसुम रहने वाला व्यक्ति, मैं बार बार ये कहता हूं, समाज से हट के चलने वाला व्यक्ति पुलिस विभाग के लिए बिल्कुल नहीं बना है। अगर ऐसा व्यक्ति पुलिस विभाग में चला जाता है तो फिर उसको डेली यही लगेगा मैं गलत जगह फंस गया हूं। आप अगर समाज से जुड़ने वाले व्यक्ति हो, क्योंकि पुलिस का काम क्या है, पुलिस कहीं बैठ के ऑफिस में तो काम करती नहीं है, पब्लिक में जाती है, भीड़ को नियंत्रण करना है ना। एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। आप खड़े हो जाओ तो कहीं पर 4 लोग आपकी बात सुनने को तैयार हो। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है तो आप कैसे जा पाओगे पुलिस में? वर्दी तो आपको मिल गई है, लोग उसका रिस्पेक्ट भी करेंगे, लेकिन प्रभावशाली व्यक्तित्व भी बहुत जरूरी है वर्दी मिलने के साथ साथ में, तभी आप एक अच्छे पुलिस इंस्पेक्टर बन पाएंगे, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। तो जी, बाद में तैयार करें। देखिए मैं अपना अगर बताऊं तो मैंने मूल विधि पहले नहीं तैयार किया था, क्योंकि मेरा जीएस एक कमजोर कड़ी है। मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ्स था, रीजनिंग था और हिंदी था, और मैंने पेपर भी इन्हीं तीनों के दम पे निकाला है। ठीक है, तो जीएस मेरा कमजोर पार्ट था, लेकिन मैं ये ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप लोग भी ना करो। हो सकता है कई बच्चे जिनकी जीएस अच्छी हो, लेकिन होता यह है कि जीएस में आप अगर बहुत मेहनत भी कर लोगे ना, तब भी 40 में 30 से 32 क्वेश्चन ही सही कर पाओगे। मैथ्स में क्या होता है, 40 में 40 सही हो सकते हैं, रीजनिंग में भी आप 40 में 40 कर सकते हो, और हिंदी तो सर इतनी अच्छी पढ़ाई रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, 40 में 40 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैं जब पेपर दे के आया था तो सर एक बार मेरी आंसर की चेक कर रहे थे, तो मैं जो जो हिंदी में गलत करके आया था वो उन्होंने तुरंत सही कर दिए। मैंने कहा अगर मैं पहले थोड़ा आपसे पूछ लिया होता तो मेरे 40 में 40 सही हो जाते। ठीक है, और बहुत, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से हिंदी को नहीं पढ़ा था, मेरी हिंदी ठीक है शुरुआत से ही, तो मैं हिंदी पे बहुत मेहनत नहीं करता हूं। लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगा कि सर के साथ अगर आप पढ़ रहे हो तो बारीकी से एक एक चीज को पढ़िए, और जितना आप पढ़ा देंगे वो 100% तय है कि आपको बाहर कुछ नहीं मिलेगा। जो जो उसमें पेपर में था मैंने जो कर लिया वो तो कर ही लिया था, जो मेरा छूट रहा था वो सर ने बता दिया। तो अगर मैंने थोड़ा पहले इनसे ज्ञान ले लिया होता तो फिर संभवतः मैं 40 में 40 कर पा रहा होता हिंदी में, लेकिन नहीं हो पाया। तो लेकिन आप लोग ये गलती मत करना, मैं तो पहले ही कह रहा हूं। ठीक है, बाकी जीएस सर आपको अच्छे से पढ़ा ही रहे, हिंदी भी आपको अच्छी मिल रही है, मतलब चारों पिलर्स यहाँ पे अच्छे हैं। तो
तो आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो बहुत आसानी से सारी चीजें हो जाएंगी। मूल विधि का ये है कि आप अगर अभी पढ़ लोगे तो आपको वो जीवन भर काम आएगा, क्योंकि जॉब में आगे जाके आपको उससे मूल विधि से ही तो काम आना है, सीधी सी बात है। विधि मतलब आईपीसी और सीआरपीसी, संविधान तो अलग है, पॉलिटी पार्ट हो गया, वो तो आप कर ही रहे होगे। तो आईपीसी सीआरपीसी अगर पढ़ लेते हो तो पेपर में भी काम आएगा, पेपर के बाद जब आप ट्रेनिंग में जाओगे वहां भी पढ़ाया जाता है, वहां भी आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, और जब फील्ड में जाएंगे जॉब करेंगे तब तो उसका काम ही है। वैसे अगर नहीं याद है तो इतना दिक्कत नहीं आती है, कोई समस्या नहीं है इतनी, पेपर पे डिपेंड है, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे उसके। अगर इतना आप कहीं और से मैनेज कर सकते हो तो फिर मूल विधि को स्किप कर सकते हो, वरना कर लो, आपके ऊपर है। और किसी को कोई सवाल बताइए। अरे अच्छा, ले लो, गाना तो सब सुनाएंगे ही। हमारे मन की बात चल रही है, हाँ तुम सुनते, वो तो सब है। गर्मी बहुत लग रही है। हाँ नहीं, हम भी सोच रहे हैं बैठ जाएं। हाँ एक चेयर ले आ जाओ। आ जाओ, यहीं आओ, साथ में बैठते हैं। नहीं, साथ में गाना पड़ेगा। अच्छा, कितने लोग मुझे पहचानते हैं पहले से? देखा है, एक क्लास पढ़ी। अच्छा, देखा है, कहाँ देखा है? अच्छा, ये क्लास में देखा था। अच्छा अच्छा, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपका घर, आपके माता पिता हैं, ठीक है। आपका अगर घर पक्का नहीं है तो आप उसको देख के मोटिवेट हो सकते हो कि आज से 10 साल बाद मैं इसको कच्चा नहीं रहने दूंगा, ये मेरा प्रण है, ठीक है। अपने माता पिता को अगर आप आज थोड़ी गरीब पोजीशन में पाते हो, वैसे गरीब कोई होता नहीं पैसे से, है ना, लेकिन मान लो धन का अभाव अगर आपको अभी नजर आता है, जो बेसिक नीड्स है अगर आप वो अभी पूरी नहीं कर पाते हो, तो आप प्रण कर लो कि आज से, अभी से मैं प्रयास ये करूंगा कि आगे आने वाले 2 सालों में, 3 सालों में मैं समय ऐसा रहने नहीं दूंगा, इसको बदल के दिखाऊंगा अगर मैं पैदा हुआ हूं तो। और एक बड़ी अच्छी मोटिवेशन लाइन है अब्दुल कलाम आजाद जी की कि गरीब पैदा होना अभिशाप नहीं है, गरीब मर जाना अभिशाप है। तो गरीब पैदा हुए तो कोई दिक्कत नहीं, प्रयास ये करो कि गरीब मरना ना पड़े, ठीक है। तो बाकी मेरी सबको शुभकामनाएं, और मैं यही कहूंगा कि सब लोग जो जिस भी तैयारी में आप लगे हैं अच्छे से उसको पूरा करें, सफल हो, अपना नाम रोशन करें, माता पिता का नाम रोशन करें, गुरुजनों का करें, और अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन करें, ठीक है। धन्यवाद सभी को।